वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था और भारतीय इतिहास में हम लोग मगध तक पहुंच गए थे ना। 16 महाजनपद के बाद हम लोगों ने मगध को स्टार्ट किया था और मगध महाजनपद में आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा एक मजबूत राजतंत्र व्यवस्था थी वहाँ की ना। नीचे से विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएँ और एक तरफ से ऊपर से गंगा, एक तरफ से चंपा नदी और एक तरफ से सोन नदी। ये जो बीच का हिस्सा था ना, ये था मगध। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे मगध। और मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने देख लिया था कि मगध के उत्कर्ष में सबसे पहला राजा कौन था। यहाँ पर पहला वंश कौन सा चला? हर्यक वंश। और हर्यक वंश में राजा था बिंबिसार। वही बिंबिसार जिसकी 500 पत्नियाँ थीं, 500 विवाह किए थे उसने। और उसके उत्तराधिकारी के रूप में बैठा था उसका पुत्र अजातशत्रु। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर अजातशत्रु पर बात शुरू की थी ना। लास्ट जो हम लोगों की बात हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु पर। अजातशत्रु और अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबिसार। हालांकि इस बिंबिसार की 500 रानियां थी, पर 500 में से ये कौन सी वाली रानी से पैदा था, है ना। तो इसकी जो रानी थी ना, रानी चेलना से उत्पन्न थे। इसकी माता का नाम जो था, माता का नाम, तो माता का नाम हो जाएगा चेलना। कहीं दे रखा है छलना। ये लिच्छवी गणराज्य की कन्या थी, चेलना या छलना। तो पहला विवाह बिंबिसार का इन्हीं के साथ हुआ था। दूसरा महाकौशला देवी के साथ हुआ, है ना। वो उसकी दूसरी पत्नी थी बिंबिसार की, महाकौशला देवी, जो कि कौशल जनपद के जो राजा थे, राजा प्रसेनजीत की बहन थी। और राजा प्रसेनजीत ने जब अपनी बहन का विवाह बिंबिसार के साथ किया तो इन बिंबिसार को उन्होंने दहेज के रूप में काशी दिया था। तो वो काशी जो था ना, वो दहेज के रूप में प्राप्त किया था बिंबिसार ने। और इनकी जो पहली पत्नी थी चेलना, उनसे उत्पन्न पुत्र था अजातशत्रु। राजधानी अजातशत्रु की राजगृह। हालांकि राजगृह को राजगीरपुर, गिरिविजपुर इस नाम से भी जाना जाता है। और बिंबिसार के समय में भी राजधानी राजगृह ही हुआ करती थी। पहले भी राजगृह थी और बाद में भी राजगृह हुआ करती थी राजधानी। आगे उदयन के टाइम में जाकर राजधानी क्या होगी? चेंज होगी, जब अजातशत्रु का बेटा गद्दी पर बैठेगा। तो ये जो अजातशत्रु था, इस अजातशत्रु का हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 491, 492, कोई किताब है 493। तो मैंने आपको बताया था 492 या आप कह सकते हो 493 BC चल रही, यहाँ से स्टार्ट होगा और 461 या 460 BC ये इनका क्या है? टाइम पीरियड है। बात चल रही थी अजातशत्रु की। अजातशत्रु के विषय में ये बात, दो बात जान के रखना। अजातशत्रु ही एक पहला ऐसा योद्धा था जो अपने युद्धों में 2 विशेष प्रकार के हथियारों का यूज करता था। ये 2 विशेष प्रकार के हथियारों के प्रयोग के कारण बहुत ज़्यादा फेमस था। अपने युद्धों में 2 विशेष प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था। कौन कौन था? एक था रथमूसल और एक था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। अब ये दोनों ही हथियार आपको देखने को मिलेंगे वर्तमान में जो मूवी आई थी ना हमारे यहाँ, बाहुबली, अभी कुछ टाइम पहले, कटप्पा वाली। तो बाहुबली मूवी में रथमूसल, जो भल्लाल देव एक रथ होता है बड़ा सा,
उसके दोनों तरफ बड़े से ब्लेड लगे होते हैं। जैसे जैसे रथ आगे जाएगा वैसे वैसे ये ब्लेड घूमेंगे और जो भी इस रथ के आसपास होगा, यानी ये रथ जिस भीड़ में घुसेगा उस पूरी भीड़ को काटता हुआ चला जाएगा। रथ मूसल बोलते हैं उसको। और महाशिला कंटक एक बड़ी सी मशीन हुआ करती थी पत्थर फेंकने की। महा का मतलब बड़ा, शिला माने चट्टान, पत्थर, कंटक मतलब फेंकना। एक बड़ी सी मशीन थी जिससे चट्टान को फेंका जाता था और वो चट्टान यहाँ जाके गिरती थी, वहाँ जितने सैनिक खड़े वो सारे दब के मर जाते थे। ये दो विशेष प्रकार के हथियारों को यूज़ करता था अपने युद्धों में अजातशत्रु, प्राचीन काल में एक्चुअल में, है ना। और ये इन्हीं के लिए फेमस था। अब इसके पिता जो थे वो बिंबिसार, तो बिंबिसार और अजातशत्रु के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। वो मतभेद कैसे उत्पन्न हुआ, यानी कैसे अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। तो बिंबिसार जब लास्ट टाइम में शासन कर रहे थे, लगभग 492 या 493 के आसपास, इनकी और भी पत्नियां थी और भी पुत्र थे। तो अजातशत्रु को ये सूचना मिली कि पिताजी राज्य का उत्तराधिकारी किसी दूसरे भाई को बनाने जा रहे हैं। इस बात में उतावलेपन में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया और बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां पर रानी चेलना ही उनकी क्या करती थी? देखरेख करती थी। किसी और को वहां पर आने जाने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ माता को दी गई थी। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब रानी चेलना ने अपने पुत्र अजातशत्रु को समझाया कि बेटा पिता तो आप ही को उत्तराधिकारी बनाने वाले थे और उन्होंने खुद मुझसे इस बात को कहा था, तो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझसे गलती हुई और वो हथौड़ा लेकर अपने पिता को आज़ाद करने के लिए दौड़ लगाकर भागा। लेकिन बिंबिसार को ये लगा कि शायद अब अजातशत्रु मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करेगा और इस भय से उसने विष पीकर कहीं था कि जहर को खाकर उन्होंने अपनी क्या कर ली? हत्या कर ली, यानी आत्महत्या। लेकिन बिंबिसार ने आत्महत्या की थी, इस बात का प्रमाण सर्वमान्य नहीं है। तो कुछ ग्रंथ ये लिखते हैं कि बिंबिसार ने आत्महत्या की थी, यानी सुसाइड की थी, और कुछ इतिहासकार कहते हैं उसने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसी के पुत्र अजातशत्रु ने उसको मारा था और इसी कारण ये वंश पितृहंता कहलाता है। तो क्यों मारा, कैसे मारा, तो उसकी मृत्यु का कारण मैं आपको शायद लास्ट टाइम पे बता चुका हूँ कि जो बिंबिसार था, इस बिंबिसार की मृत्यु का कारण था अजातशत्रु और अजातशत्रु का प्रेम विवाह, इनका प्रेम। और ये प्रेम किससे था? बाजीरा। और जब बाजीरा के साथ उनको प्रेम हुआ, बाजीरा जो थी पुत्री थी कौशल जनपद के राजा जो थे ना प्रसेनजीत, ये प्रसेनजीत की पुत्री थी। इन्हीं प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था। तो ये यहाँ पर इस प्रेम विवाह के विरोध में आ गए बिंबिसार और बिंबिसार को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो इसकी जो दूसरी माता थी जिनका नाम था महाकौशला देवी, ये महाकौशला देवी इसके विरुद्ध हो गई और महाकौशला देवी विधवा हो गई और वो चली गई अपने भाई के पास कौशल जनपद। कहाँ चली गई? कौशल जनपद। और यहीं से अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया। आप ये भी कह सकते हो यहीं से मगध और कौशल जनपद के बीच क्या हो गया? झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े का मूल कारण क्या था? झगड़े का मूल कारण ये था कि जब बिंबिसार की इसने हत्या कर दी तो जो दहेज में काशी दिया गया था, क्या दिया गया था दहेज में? इनका जब विवाह हुआ था तो दहेज में काशी दिया गया था। काशी, काशी उस समय बहुत बड़ा राजस्व का केंद्र था। प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया और ये झगड़े का क्या बना? कारण बना। और उस कारण में अजातशत्रु और प्रसेनजीत के मध्य युद्ध शुरू हो गया, जिसको आप कह सकते हो मगध, ये मगध का राजा है और ये कौशल का राजा है। दोनों में आपस में संघर्ष क्या हो गए? शुरू हो गए। इन युद्धों की शुरुआत अजातशत्रु के द्वारा की गई, क्योंकि अजातशत्रु कह रहा है कि काशी हमारा है
और प्रसेनजीत कह रहे हैं कि काशी तुम्हारा नहीं है, काशी तुम्हारे पिताजी को हमने दहेज के रूप में दिया था, और जब पिताजी नहीं रहे, हमारी बहन विधवा हो गई, तो हमने काशी वापस ले लिया। अब वो कह रहा है कि हमारा है। इसी कारण से युद्ध शुरू हुआ। कुछ छोटी मोटी झड़पें हुई स्टार्टिंग में, कभी अजातशत्रु जीत जाता था, कभी प्रसेनजीत जीत जाते थे, और फाइनली वो टाइम आ गया कि इन दोनों के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, और इस निर्णायक युद्ध में अजातशत्रु की पराजय हो गई और विजय कौन हो गया? विजय हो गया प्रसेनजीत। और जब प्रसेनजीत विजय हो गया तो फिर अजातशत्रु को लगने लगा कि अब मेरे हाथ से मगध भी गया, अंग भी गया, काशी भी गया, और अब मैं पूरी तरीके से क्या हो जाऊंगा? निर्वासित। तो इसके लिए इसने इसी बाजीराव को दोबारा से मोहर बनाया, ढाल बनाया अपनी, है ना, और इस बाजीराव को लेकर के इन्होंने प्रसेनजीत के साथ संधि कर ली। तब यहाँ पर ये युद्ध समाप्त हुआ और दोनों के बीच क्या हो गई? संधि। तो आप ये कह सकते हो अजातशत्रु की पत्नी कौन बन गई? बाजीरा। और जब बाजीरा के साथ शादी हुई तो काशी दहेज के रूप में मिल गया किसको? दोबारा से अजातशत्रु को। हालांकि अजातशत्रु का पहले विवाह हो चुका था पद्मावत के साथ। ये वो पद्मावत नहीं है अलाउद्दीन खिलजी वाली, वो पद्मावती आगे आएंगे ना। भारतीय इतिहास में नाम बहुत सारे हैं ना, अगर किसी का नाम सिकंदर हो गया तो वो अलेक्जेंडर नहीं हो जाएगा, है ना। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह एक से नाम के लोग मिल जाते हैं। तो ये पद्मावत अलग है और वो पद्मावत अलग है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो जहाँ पर जौहर आपको देखने को मिलेगा ना, उसको हम बात करें दिल्ली सल्तनत में। अभी हम बात करें प्राचीन काल के इतिहास में, वो आएगा आपके दिल्ली सल्तनत के काल में। दिल्ली सल्तनत में आएंगी पद्मावत और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी, उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पद्मावत के साथ पहला विवाह हो गया था, ये पहली पत्नी थी, और दोबारा प्रेम विवाह हो गया किसके साथ? बाजीरा के साथ। और दहेज के रूप में क्या मिल गया? काशी। और जब काशी दहेज के रूप में मिल गया तो दोबारा से राजस्व आना शुरू हो गया अजातशत्रु के पास। तो इस प्रकार बाजीरा की वजह से प्रसेनजीत को झुकना पड़ा। हमारा ये कहते हैं ना कि संतान ही माता पिता का सर नीचा कर सकती है और संतान ही माता पिता का सर ऊंचा कर सकती है। तो इस प्रेम विवाह की वजह से प्रसेनजीत का सर नीचे झुक गया। वैसे वो हारता नहीं, जीत चुका था, लेकिन इस प्रेम की वजह से, क्योंकि सब कुछ तो पुत्री के लिए, और जब संतान ही नहीं रहेगी तो फिर क्या फायदा ऐसे जीवन का। इसके लिए उसने संधि कर लिया अजातशत्रु के साथ, और संधि करके अजातशत्रु को दोबारा से काशी भी दहेज में दे दिया और बाजीरा भी मिल गई। लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट गया, और अंदर से टूटने के बाद प्रसेनजीत ने ये निश्चय किया कि अब वो राजपाट के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, और वो चला गया तीर्थ यात्राओं की तरफ। तो यहाँ से प्रसेनजीत ने क्या की? तीर्थ यात्रा। अब ये जो राजपाट होता है ना, ये राजपाट बहुत खराब चीज़ होती है। ऐसे करके मान के चलो कि राजभवन में, राजमहल में हमेशा षड्यंत्र होते रहते हैं। कोई भी राजभवन हो, षड्यंत्रों का एक अड्डा होता है। और खैर ये तो हमारे ये कम्युनिटी में आप देखो, अगर 4 आदमी भी एक जगह बैठेंगे तो वो भी राजनीति करेंगे, है ना। राजनीति तो ऐसे करके मान के चलो कि लोगों के ब्लड में हो गई है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, वैसे पॉलिटिक्स हम लोगों के ब्लड में आ गई। हम 4 लोग भी अगर इकट्ठे हो गए ना, तो किसी ना किसी को किसी ना किसी से ईर्ष्या, जलिस, बेवजह, है ना, कोई इंटरेस्ट ना हो फिर भी जबरदस्ती किसी में इंटरेस्ट लेना, तो वो तो ऐसे करके मान के चलो कि राजनीति हम लोगों के ब्लड में आ गई है। और यहाँ तो राजतंत्र चल रहा है पूरा का पूरा। तो ये जो राजतंत्र था, और इस राजतंत्र में जो एक जनपद था बहुत बड़ा, जिसको हम बोलते हैं कौशल जनपद, है ना। तो प्रसेनजीत यहाँ का राजा था। तो इस कौशल जनपद में जैसे ही राजा प्रसेनजीत तीर्थ यात्रा के लिए निकला, राज्य में विद्रोह हो गया। कौन सा विद्रोह हुआ? किसने किया विद्रोह? विद्रोह शुरू हुए यहाँ पर बेटा सैन्य विद्रोह। जब कभी विद्रोह 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है सैन्य विद्रोह, एक होता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह। अगर कोई विद्रोह कोई व्यक्ति विशेष करता है तो वो जल्दी कंट्रोल हो जाता है। जैसे मान लो किसी सूबेदार ने विद्रोह किया, तो अगर सूबेदार ने विद्रोह किया तो एक सूबेदार एक क्षेत्र, बाकी के सूबेदार बाकी की सेना जाकर उसको कंट्रोल कर लेगी, अंडर कंट्रोल आ जाएगा तुरंत। लेकिन अगर मान लो पूरी सेना ही विद्रोह पर आ जाए, और जब सेना विद्रोह पर आ जाए तो आम नागरिक सेना को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिविलियन जो होता है ना, वो कभी भी सेना को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक सैनिक जो है वो अपने आप में 100 सिविलियन को भी कंट्रोल कर सकता है। देखा कोरोना काल में एक आर्मी वाला खड़ा हो जाता था, सारी गाड़ियाँ एक साथ रुक जाती नहीं। लेकिन ये सारे मिलकर भी एक आर्मी वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। कमांडो अपने आप में होता ना एक,
तो वही मान लो ये सैन्य विद्रोह हुआ, और सैन्य विद्रोह बहुत खतरनाक होता है। इस सैन्य विद्रोह में राज्य से निकलते ही प्रसेनजीत के खिलाफ षड्यंत्र होने लगे। सैन्य विद्रोह फूट गया, जिसकी खबर मिली प्रसेनजीत को, तो प्रसेनजीत ने रास्ते में से ही मूव किया मगध की तरफ, क्योंकि मगध में उसका कौन बैठा है, दामाद अजातशत्रु। तो उसने सोचा इस सैन्य विद्रोह को दबाने के लिए, दमन करने के लिए अजातशत्रु से मदद लेनी पड़ेगी, और मगध की आर्मी प्रसेनजीत के साथ मिलकर के इस सैन्य विद्रोह का दमन कर देगी। लेकिन जैसे ही वो मगध की ओर बढ़ा, रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई अज्ञात लोगों के द्वारा। इस प्रकार कौशल नरेश प्रसेनजीत तो मगध नहीं पहुंच पाए, उनकी मृत्यु की सूचना पहुंची कि ऐसे ऐसे राज्य में विद्रोह हो गए और सैन्य विद्रोह हुआ है, जिसमें प्रसेनजीत मारे गए, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब मगध से सेना लेके निकला कौन, अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने मगध में एंट्री लेना क्या करी, शुरू। अब देखो मगध से सेनाएं जा रही हैं मगध, और मगध का राजा कौन है, अजातशत्रु। ये अजातशत्रु सेनाएं भेज रहा है, और ये सेनाएं कहां जा रही हैं, ये जा रही हैं कौशल जनपद। और कौशल जनपद में ये सेनाएं किसका दमन करने जा रही हैं, वहां पर हुए सैन्य विद्रोह का। अब जैसे ही पता चला कि अजातशत्रु आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया अजातशत्रु बहुत फेमस कैरेक्टर था, क्योंकि ये अपने युद्धों में 2 विशेष प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था। अभी पीछे बताया रथमूसल और महाशिला कंटक, और इसने जाकर पूरे कौशल को टेक ओवर कर लिया और पूरे सैन्य विद्रोह का क्या कर दिया, दमन। इस प्रकार कौशल जनपद कौन से जनपद में मिल गया, मगध। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके द्वारा कौशल जनपद को मगध जनपद का हिस्सा बनाया गया, तो आप बताएंगे कि अजातशत्रु के द्वारा ही कौशल को जीतकर मगध में शामिल किया गया। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं अजातशत्रु ने ही कौशल जनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, है ना। और अगर पूछे अंग को किसने मगध का हिस्सा बनाया, तो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने अपने जीवन काल में केवल एक ही लड़ाई लड़ी थी, वो थी अंग जनपद से लड़ी गई लड़ाई। इसके अलावा उसने अपना पूरा साम्राज्य विस्तार वैवाहिक संधियों और अपनी कूटनीतियों के माध्यम से बनाया था, है ना। सिर्फ अंग को बनाया था। अब कौशल बन गया क्या, मगध। अब मगध और बड़ा हो गया। देखो मगध है, मगध में अंग भी शामिल है, मगध में वो 500 विवाह वाले एरिया भी शामिल है, मगध में ही काशी शामिल है, और मगध में कौन शामिल हो गया, कौशल। और कौशल को जीतने के बाद जब इसने शासन की बागडोर संभाली अजातशत्रु ने, तो इसने पाया कि पैसा तो है ही नहीं, राजकोष क्या है, खाली। तो राजकोष खाली है, तो राजकोष में से पैसा कहाँ चला गया। तो इसके पिता ने अपने बंदी बनने से पूर्व ही इसके 2 भाई हल और बेहल, एक का नाम था हल और एक का नाम था बेहल। तो जो इसका पिता था ना बिंबिसार, इस बिंबिसार ने अपने 2 पुत्रों, एक का नाम था हल और एक का नाम था बेहल, इन दोनों पुत्रों को बहुत सारा सोना किस रूप में होता था, किसी न किसी रूपों में होता था, सेचनाक बोलते हैं वहां पर, सेचनाक और हाथी, है ना। सेचनाक बोलते हैं, जैसे आपने देखा हो राजा महाराजा, जब राजा महाराजा आते हैं तो वो जो शेरवानी के ऊपर पहने होते हैं ना, लड़ियों मोतियों की पर्स की माला, तो सेचनाक उस समय वो होती थी 18 लड़ियों वाली माला, जिससे ये आभास होता था कि शायद ये बहुत बड़े क्षेत्र के राजा हैं। यानी जिस राजा के पास जितने ज़्यादा सेचनाक होंगे
वो राजा उतना ज़्यादा रिच, उतना ज़्यादा रॉयल माना जाएगा। तो राजकोष में उनको रखा जाता था। तो वो सारा राजकोष में से निकाल कर शेषनाग और हाथी, सोने के हाथी जो बनवाए जाते थे, विशेषकर कि कभी विपत्ति आएगी राज पर, तभी सोने को बेच करके दूसरी जगह से पैसा लेकर के राज से विपत्ति टाल दी जाएगी। तो वो सारे हाथी, मूर्तियाँ और शेषनाग ये सब कुछ दे दिया किसको? हल और बेहल को। और हल और बेहल कहाँ चले गए इन सबको लेकर? हल और बेहल इन सबको लेकर चले गए वैशाली। वैशाली एक गणराज्य था। वैशाली क्या था? एक गणराज्य। अब जब उसने देखा कि राजकोष तो खाली है, क्या किया जाए, तो उसने कहा कि भाई राजकोष में से सारा पैसा कहाँ गया, सब राजकोष खाली कैसे? कि बिंबिसार ने अपने बंदी बनने से पहले ही हल और बेहल को सारा पैसा दे करके बाहर निकाल दिया। कहाँ है? ढूंढा गया, तब पता चला कि वो लोग तो वैशाली में शिफ्ट हैं। तब फिर अजातशत्रु ने वैशाली के राजा के साथ संबंध बनाने चाहे मित्रतापूर्ण, और उस संबंधों में अजातशत्रु ने मगध से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहे। किससे? वैशाली से। देखो, वैशाली के राजा का नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि वैशाली राजतंत्रात्मक नहीं था। ये एक गणतंत्रात्मक क्षेत्र है, और गणतंत्रात्मक क्षेत्र में कभी भी राजा बदल सकता है। लोगों के द्वारा चुना जाने वाला राजा, लोकतंत्रात्मक प्रणाली। और बाकी के 14 जनपदों में आप ऐसे करके मान के चलो कि राजतंत्रात्मक था, तो वहाँ के राजा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम का सिद्धांत, तो उनका नाम आता है। यहाँ पर नाम इसलिए नहीं आता है, जितने भी ऐसे लोकतंत्र थे, 2 जनपद थे ना 16 में से, तो उन पर नाम इसलिए नहीं आता है राजाओं का, क्योंकि वहाँ पर कभी भी कोई भी हो सकता है। आम आदमी भी राजा बन सकता है, क्योंकि राजा वही बनेगा जिसको उस क्षेत्र विशेष की जनता क्या करेगी? पसंद करेगी, लाइक करेगी, है ना। तो अब ये गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब यहाँ पर लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, तो अजातशत्रु ने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और एक दूत मंडल यहाँ पर भेजा। इस दूत मंडल को जब भेजा गया तो बहुत सारे उपहार देकर के भेजा गया। क्या देकर के भेजा गया? बहुत सारे उपहारों के साथ। और वो सारे उपहार किसके लिए थे? राजा के लिए, जिससे राजा प्रसन्न हो जाए, और जब प्रसन्न हो जाएगा तो फिर वो हमारी बात मानेगा। जैसे हमारे यहाँ ना, अगर आप किसी की चाय पियोगे तो फिर उसकी तारीफ करोगे, और चाय नहीं पियोगे तो फिर तारीफ नहीं करोगे। और जब हमें किसी को दिखाना होता है कि हम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम बहुत बाय नेचर अच्छे हैं ना, देखा ना, कभी लड़के का रिश्ता लेके जाते हैं, लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं कहीं, तो आप देखो अच्छी वाली मिठाई, कैसी मिठाई जाएगी? अच्छी वाली, है ना, अच्छे वाले गिफ्ट्स। तो वो किस लिए? सामने वाले को लगे आकर्षित हो, वो हमसे अट्रैक्टिव हो, और जब वो हमसे अट्रैक्टिव होगा तो हमारी बात अच्छे से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। तो वही यहाँ पर व्यवस्था अपनाई किसने? अजातशत्रु ने। और बहुत सारे उपहारों के साथ एक दूत मंडल को भेज दिया। कहाँ पर? वैशाली। और वहाँ जाके ये कहा कि हमारे क्षेत्र विशेष के 2 लोग हमारे यहाँ से चोरी करके आपके यहाँ आकर छुप गए, आप उनकी पुष्टि करके हमें वापस कर दें तो आपका उपकार होगा। अब वहाँ तो भाई न्यायपूर्ण प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक, तो वहाँ के राजा ने कहा अगर ऐसा है तो पहले तो हम ही उनकी खबर ले लेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में आने की हिम्मत कैसे करी चोरों ने, हमारे क्षेत्र में कोई भी चोर नहीं आ सकता। अब जब इंक्वायरी हुई तो पता चला हल और बेहल को बुलाया गया, और हल और बेहल ने बताया कि हम दोनों चोर नहीं है, बल्कि हम दोनों किसके पुत्र हैं? राजा बिंबिसार के। और हमारे पिता की हत्या किसने की थी? हमारे भाई ने ही की थी, अजातशत्रु ने। किसके लिए? राजगद्दी को पाने के लिए, यानी राजा बनने की लालसा में उसने हमारे पिता को मार दिया, और वो हमें ना मार दे इसलिए हमारे पिता ने हमें सुरक्षित जगह भेज दिया, वैशाली। अब यहाँ के राजा ने जब इनकी बात सुनी हल और बेहल की, तो उन्होंने संरक्षण दिया हल और बेहल को, और यहाँ से हल और बेहल को संरक्षण मिल गया। क्या मिल गया? संरक्षण। और ये कहा कि अब आप हमारे क्षेत्र में आराम से, सुकून से रहो, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए आप हमें बताओ। ये बात जब अजातशत्रु को पता चली तो अजातशत्रु को बहुत बुरा लगा। अजातशत्रु बोला ये तो मेरा अपमान है। अजातशत्रु के सारे उपहार भी वापस कर दिए गए जो अजातशत्रु ने भेजे गए थे, कि भैया अपने उपहार भी ले जाओ। तो अजातशत्रु बोला अब हमारा संघर्ष होगा किसके साथ? वैशाली वालों के साथ। और अब दोबारा से एक युद्ध शुरू हुआ जिसको हम कहेंगे मगध और
वैशाली के बीच संघर्ष। कैसा संघर्ष शुरू हो जाएगा? अब दोबारा से होगा, एक तरफ से मगध और संघर्ष हो रहा है किसके बीच? वैशाली के बीच। अब मगध में राजा बैठा है अजातशत्रु, बहुत होशियार, कूटनीति वाला, मैंने बताया विशेष प्रकार के हथियार वाला, लेकिन ये राजतंत्र है और ये लोकतंत्र है। और जीत जो हुई यहाँ पर, वो जीत हो गई किसकी? वैशाली की। इस युद्ध में कौन जीत गया? वैशाली जीत गया और अजातशत्रु हार गया। लेकिन अजातशत्रु को अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको बहुत ज़्यादा गिलानी फील हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने कहा अब ये क्षेत्र कूटनीति के द्वारा जीता जाएगा। हालांकि अजातशत्रु के पिता बिम्बिसार भी बहुत कूटनीति वाले थे, तो उसने वो कूटनीति अपने पिता से सीखी थी। तो अजातशत्रु ने कूटनीति बनाई और अपने एक मंत्री को भेजा। किसको? मंत्री को। वत्साकर। अब देखो, वहां के राजा ने तो मना कर दिया, उपहार भी लौटा दिए। तो अजातशत्रु ने कूटनीति दिखाई। इसका एक मंत्री था, इसका नाम था वत्साकर। क्या नाम था मंत्री का? वत्साकर। ये मंत्री था। इस मंत्री से कहा कि हम आपस में झगड़ा करेंगे और झगड़ा करके मैं तुम्हें भरे दरबार में निकाल दूंगा अपमानित करके, और आप कहाँ चले जाना? वैशाली। और वैशाली वालों के सामने जब रोगे तो ये लोग तुम्हें भी अपने यहाँ पनाह देंगे, और तुम इस तरह वैशाली पहुँचकर वैशाली से गुप्त सूचनाएं मेरे पास भेजना। इस तरह वत्साकर एक प्लानिंग के अंतर्गत कहाँ पहुँच गए? वैशाली। और वैशाली में जाकर उन्होंने वैशाली की सूचनाएं देना क्या कर दिया? शुरू। अगर आपसे पूछा जाए कि वत्साकर वैशाली में कितने समय तक रहे, तो ध्यान रखना वत्साकर वैशाली में रहे थे 3 वर्षों तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्षों तक। इन्होंने 3 वर्षों में वैशाली की सारी सूचनाएं, कहाँ का द्वार भेद है, कहाँ का अभेद है, कहाँ पर कितनी सेना है ना, शस्त्रागार कहाँ पर है, अस्त्र शस्त्र कहाँ रखते हैं, कितनी सैनिक टुकड़ी है, किसकी नाइट में ड्यूटी लगती है, किसकी डे में ड्यूटी लगती है, सारी सूचनाएं लगातार अध्ययन किया और लगातार भेजी मगध। और जब मगध में पूरी जानकारी आ गई वैशाली की, और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद तब फिर अजातशत्रु ने एक बार पुनः प्रहार किया, पुनः आक्रमण किया वैशाली पर। और इस प्रकार 16 वर्ष लगे उसको वैशाली जीतने में, और अंततः फाइनली उसने वैशाली को जीत लिया, और जीतकर वैशाली को भी किसका हिस्सा बना दिया? मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौशल को मगध का हिस्सा किसने बनाया? अजातशत्रु ने। और वैशाली को मगध का हिस्सा किसने बनाया? तो भी किसने बनाया? अजातशत्रु ने। किसकी सहायता से? वत्साकर की सहायता से बनाया। कितने वर्षों में जीत पाया? 16 वर्षों में। वत्साकर कितने साल तक वहाँ रहा? वैशाली 3 वर्षों तक रहा। और इस प्रकार मगध के मान और यश में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के ही शासनकाल में शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को
निर्वाण प्राप्त हुआ, इसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण की घटना। और ये घटना होती है कुशीनगर में। कुशीनगर के पावा में चुंद नामक सुनार या लोहार के घर पर अंतिम भोजन ग्रहण करने के पश्चात महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु। उस मृत्यु की घटना को हम क्या बोलते हैं? निर्वाण, है ना। तो महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में प्राप्त हुआ। और यही रीजन था कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। तो आप ये कह सकते हो पहली बौद्ध संगीति का प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन में। कहां पर होगा? जहां पर इसकी राजधानी है वहीं पर। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। आगे चलकर इसका बेटा उदयन और इसी का पुत्र उदयन इसकी क्या कर देगा? हत्या कर देगा, और इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ जाएगा उदयन। इस प्रकार अजातशत्रु खत्म हो जाएगा और इसका पुत्र आ जाएगा उदयन। और उदयन की हत्या उनके 3 पुत्र कर देंगे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये पूरा का पूरा वंश पितृंता वंश माना जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उदयन पर, है ना। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।